गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीडीपी का और एक नया क्लास लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रेन, जो चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पेडागोजी है, लर्निंग एंड पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है और ये WB जो अपर प्राइमरी का टेट है इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके सिलेबस से है। प्राइमरी जो टेट होता है उसके लिए भी है और बाद बाकी जितने भी आपका जो शिक्षा से रिलेटेड टेट है सभी टेट से ये रिलेटेड है। इसके बारे में जानेंगे। पावलोव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इसने कौन सा सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का यानी जो थ्योरी दिया, इस थ्योरी का क्या इम्पोर्टेंस है और इसको हम लोग कैसे जो बच्चों से जोड़ कर देखेंगे कि बच्चे इसका उपयोग मैंने शिक्षण विधि में इसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए। तो देखते हैं। पहला जो है बच्चों में सोचना एवं सीखना, यानी इसके बारे में देखें बच्चे किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से सीखते हैं। थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रेन, यानी चिंतन यानी सोचना जो है बच्चों में, सोचना क्या है, जो सोचते हैं जनरली सभी सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं, हर कोई, एनिमल्स भी सोचता है, सब कोई। तो सोचना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों यानी ऑर्गेनिज्म में होती है, यानी सभी कुछ ना कुछ क्या करता है, सोचता है। सभी के दिमाग में ये थॉट है, सोच है, उत्पन्न होता रहता है, यानी कुछ करे ना करे सभी समय दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है और सोचता रहता है। तो इसी को कहते हैं क्या, सोचना। कुछ करने के लिए कुछ सामने देख रहा है, नज़र में कुछ पड़ रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, बच्चे सोच रहे हैं। क्लास में चुपचाप बैठे हैं फिर भी क्या कर रहे, थिंकिंग कर रहे हैं, यानी किस चीज़ पे, यानी पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी थिंकिंग कर रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है तो उसका बात भी सुन रहे हैं और उसको दिमाग में कुछ ना कुछ थिंकिंग चल रहा है। एक जनरली जो आदमी होता है दिन भर में हजारों थॉट उसके दिमाग में आता है। जनरली हम इसको ध्यान में नहीं देते हैं, बट आपके भी और हमारे भी सभी के दिमाग में हजारों थॉट आता है, लेकिन किसी थॉट के ऊपर काम किस पे करते हैं, कुछ एक पे काम करते हैं, कुछ एक को व्यक्त करते हैं, तो वही देखना है। तो सोचना जो है थिंकिंग के पहले देखते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ थिंकिंग, इसके प्रकार क्या है। तो सोचना का क्या है, 2 प्रकार है। एक है क्या, स्वप्रायण चिंतन, ऑटिस्टिक जो है थिंकिंग है, और एक है रियलिस्टिक थिंकिंग जो यथार्थवादी है। यथार्थवादी थिंकिंग को भी 3 भागों में जो बांटे हैं। अभिसारी सोचना जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, सृजनात्मक सोचना क्रिएटिव थिंकिंग है, और आलोचनात्मक सोचना इवैल्यूएटिव थिंकिंग है। इसके पहले भी आप इसके बारे में जान चुके हैं, या जब CDP के क्लासेस होता है उसमें देखे हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। इस तरह से ये क्या है, सोचना के टाइप है। इसके बाद देखते हैं बालकों में सोचने की जो प्रक्रिया है किन बातों पर निर्भर करती है, यानी बालक सोचते कैसे हैं। तो पहला जो है वह है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना यानी बालक क्या कर रहा है, जो चीज़ देख रहा है, जो चीज़ उसके समक्ष है, वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के संबंधित होता है। यानी वो जो देख रहा है उसके ऊपर सोच रहा है। आप उसको जो दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं, डायग्राम दिखा रहे हैं, उसके ऊपर बालक सोचता है। या जो चीज़ देख रहा है, जानवर को देख रहा है, उसके ऊपर सोचता है कि इसके कितने पैर हैं, या पंख है तो नहीं है, क्यों है, इस तरह का है। पूँछ है जैसे कुत्ता का, तो कुत्ता का पूँछ टेढ़ा क्यों है और का टेढ़ा क्यों नहीं है। इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स दौड़ रहा है तो कोई चल रहा है, जो भी चीज़ देख रहा है उसके सामने, जब छोटा एनिमल्स भी आए चाहे इंसेक्ट आए, सभी के बारे में वो सोचता है। तो यही है प्रत्यक्षीकरण, यानी जो चीज़ उसको दिख रहा है, यानी जैसा वातावरण में वो है उसी वातावरण में जो चीज़ उसको दिखेगा उसके ऊपर वो क्या करेगा, उसके दिमाग में थॉट आएगा यानी सोचेगा। नेक्स्ट है कल्पना के आधार पर सोचना, यानी जो प्रत्यक्षीकरण के बाद क्या, कल्पना। यानी कल्पना यानी बालक के सामने अब वो वस्तु नहीं है को जिसके बारे में वो सोच रहा है, यानी वो स्मरण से कर रहा है, यानी कल्पना कर रहा है, स्मरण करता है जो वो पहले देख चुका है या पहले उसके साथ जो घटित हो चुका है, जो घटना, उसके बारे में सोचता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कल्पना के आधार पर सोचना। यानी बालकों में एक सुदृढ़ आधार है जिसके आधार पर बालक क्या करते हैं, पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी भविष्यगत सोच का निर्माण करता है। पूर्व अनुभव यानी जो उसको पहले अनुभव हो चुका है, उसके साथ जो घटित हो चुका है उसके ऊपर वो सोचता है। इस तरह से बालक क्या कर रहा है, सोच रहा है। नेक्स्ट है प्रत्ययों के आधार पर सोचना, यानी इस प्रकार की सोच को विचारात्मक सोच भी कहते हैं। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। यानी इन सभी चीज़ के बारे में, जो स्थान है, आकार है, भार है, समय, दूरी, इन सबों के बीच क्या करता है, रिलेशन स्थापित करता है।
और इसी के बारे में क्या करता है, वो सोचता है। नेक्स्ट है तर्क के आधार पर सोचना। इस प्रकार की सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। तर्क के आधार पर भाषा संप्रेषण, बालकों में जितना भाषा संप्रेषण का विकास ज़्यादा होगा उसमें तर्क करने की शक्ति उतना ही ज़्यादा होगा और तर्क के आधार पर वो सोच पाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा है जो उत्तम प्रकृति का सोच है, यानी तर्क के आधार पर सोचना, थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। नेक्स्ट है अनुभव के आधार पर सोचना। अनुभव, बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी नवीन सोच का विकास करते हैं। पूर्व अनुभव यानी उसके साथ जो घटना घट सकती है उसको नए सोच के साथ रिलेट करता है और एक नया सोच को क्या करता है, क्रिएट करता है। इसी को कहते हैं, जिसको हम एसिमुलेशन कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं, इस तरह के सोच को। यानी उसके साथ जो घटित हो चुका है, यानी जिसके बारे में वो पहले से जानता है या उसके कक्षा में जो नया चीज़ सिखा रहा है उसको रिलेट करता है कि इससे संबंधित वो उसके जानकारी उसको पहले थी या नहीं थी, यानी पहले थी तो कैसे था और उसने उसके ऊपर क्या सोच रहा है, इसी को कहते हैं। पहले के जो अनुभव है उसको नए अनुभव के साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है और नवीन सोच का वो विकास कर रहा है। अनुभव के आधार पर सोचना। नेक्स्ट है रुचि और जिज्ञासा। रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। रुचि यानी बालक को जो पसंद है उसके बारे में वो ज़्यादा सोचेगा, जो उसको नापसंद है उसके बारे में वो नहीं सोचेगा। जिज्ञासा के आधार पर यानी किसी चीज़ को वो देख रहा है, उसके भीतर क्यूरियोसिटी जाग रहा है, यानी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो और उसके ऊपर सोचेगा। किसी भी चीज़ को नहीं देख रहा है, यानी वो एक मक्खी को ही देख लिया तो मक्खी के बारे में सोचेगा कि इसका कितना छोटा छोटा पैर है, कितने पैर हैं, या उसके पंख हैं तो कैसे उड़ता है, इतना जल्दी कैसे उड़ जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह से क्यूरियोसिटी उसके भीतर आता है। उसी के आधार पर यदि वो मच्छर को देख रहा है तो कैसे एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे से भिन्न है, इस तरह के सोच को क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रुचि या जिज्ञासा। यानी जिज्ञासा रहेगा और रुचि रहेगा जिस बच्चा में, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उस चीज़ को सीखेगा और इसी तरह से क्या करेगा, उसी के ऊपर सोचेगा। और इसी को हम क्लास से रिलेटेड करते हैं, शिक्षण से रिलेटेड करते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में बच्चों की रुचि ज़्यादा होगी, जिसके ऊपर जिसका जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगा, बच्चे उस सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं या उसमें अच्छा नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो यह है रुचि और जिज्ञासा के आधार पर। एक के बाद है अनुकरण के आधार पर सोचना। अनुकरण यानी बालक जब अपने आसपास लोगों को कोई कार्य करते देखते हैं तब उसी कार्य को करने की चेष्टा करते हैं तथा अपनी सोच का विकास करते हैं। यानी किसी को कुछ करते हुए देख लिया तो वो भी चाहता है कि उसका नकल करना चाहता है, अनुकरण करना चाहता है, उसी को करने की कोशिश करता है और करता है तो उसके ऊपर क्या करता है, सोचता भी है उसने कैसे किया था, हम इसको कैसे कर रहे हैं, कैसे वो कर रहे थे, उसको सोचता है और उसके बाद इस तरह से अपने थिंकिंग का क्या कर रहा है, वो विकास कर रहा है, थॉट का क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट है सोचने के विकास के उपाय यानी मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। यानी सोचने के विकास के उपाय यानी बच्चों में जो सोच है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी शिक्षक इसको कैसे बढ़ा सकता है, पेरेंट्स इसको कैसे बढ़ाता है, बच्चों की सोच को और कैसे विकसित कर सकता है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर अच्छा से सोच सके, उसके ऊपर तर्क कर सके, उसका जो नॉलेज है उसको प्राप्त कर सके। तो बालकों को सोचने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए। बालक जिस चीज़ पर क्या कर रहा है, सोच रहा है, जिस पर थॉट जिस पर विकसित हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हम उसको प्रशंसा करेंगे कि आप अच्छा सोच रहे हो, आपने जो सोचा जो क्या है सही है, आप जो बोल रहे हो क्या है सही है, तो बच्चा और उसके ऊपर अच्छा से उसका चिंता जो है, उसकी जो सोच है वो क्या होगा, विकसित होगा और उसका अधिगम भी उतना ही, या जो लर्निंग है उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है बालकों की रुचियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। यानी रुचि यानी बालक का जिस चीज़ में रुचि है यदि उसी चीज़ के ऊपर हम उसको सोचने के लिए कहेंगे तो वो ज़्यादा और अच्छा से सोचेगा और ज़्यादा उसको अच्छा से कर पाएगा। यानी ऐसा काम दे दिया जिसमें क्या है बालक का रुचि नहीं है तो बच्चे उस पर सोचेंगे नहीं और करेंगे नहीं। यानी कोई भी काम करने के लिए हमारे दिमाग में उसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है, थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक सोचेंगे नहीं कि कैसे हो रहा है, कैसे इसको दिया है, कैसे करना है, किससे रिलेट करना है, तब तक क्या है अधिगम का जो लर्निंग का काम पूरा नहीं होता है। तो जो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सोच पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरह से तर्क कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरह से इन सभी को सम्मिलित कर पाते हैं, एसेम्बलेट कर पाते हैं, वो आत्मसात कर पाते हैं, वो बच्चे ज़्यादा अव्वल होते हैं, ज़्यादा अधिगम या लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। इसीलिए बताया गया है कि यहाँ पे रुचि के यानी बालक का रुचि भी देखना है कि उसका किस सब्जेक्ट में रुचि है और सब्जेक्ट में भी किस विषय पे अच्छा उसका पकड़ और उसमें रुचि ले रहा है, किसको करने में ज़्यादा उसको आनंद प्राप्त हो रहा है।
तो इसी विकास पर ध्यान देना चाहिए। रुचियों के अभाव में सोचने की योग्यता कठिनाई से विकसित होती है, यानी जिस चीज़ में बालकों का रुचि नहीं है और वही काम हम उसको दे दिए तो क्या करेगा, उस पर सोचेगा नहीं, करने के नहीं सोचेगा, बोरियत महसूस होगा, उसको आनंद प्राप्त नहीं होगा, और जिस चीज़ में उसको आनंद प्राप्त नहीं होगा वो चीज़ नहीं करना चाहेगा, यानी बहुत कठिनाई से करना चाहेगा। यानी बहुत सारे बालक है जो गणित के सवाल नहीं करना चाहता है, कारण उसको पसंद नहीं है, उसको सोचना ही नहीं चाहता, जबकि बहुत ही आसान होता है, ये थोड़ा सा वो सोच कर आराम से वो आसानी से कर सकता है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं है इसलिए वो करना नहीं चाहता, उसके ऊपर सोचना ही नहीं चाहता, इसलिए उससे वो नहीं हो पाता, उसमें वो पीछे रह जाता है। यही कारण है हमें सोच के बालकों में जो सोच है उसको किस तरह से विकसित करना है। आयु के अनुसार समय समय पर ऐसे कार्य सौंपे जाने चाहिए जिससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। इसका अर्थात हुआ जो आयु, यानी बच्चे जिस आयु के हैं, यानी छोटे हैं 10-12 साल के हैं या 7-8 साल के हैं, उसी के अनुसार, आयु के अनुसार उसको हम छोटा छोटा काम देंगे कि खुद इसको करो, उसको जिम्मेदारी से वो करेगा। जब उसको काम सौंप देंगे वो जिम्मेदारी पूर्वक करेगा तो उसके ऊपर सोचेगा, उसमें उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी, उसका थिंकिंग क्या होगा, मजबूत होगा और विकसित होगा। इसलिए बताया गया कि यहाँ पे आयु के अनुसार समय समय पर बच्चों को ऐसे काम सौंपे जाने चाहिए जिसमें क्या हो, उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो और उसका सोच भी क्या होगा, इससे विकसित होगा। नेक्स्ट है, आयु के अनुसार समस्या समाधान करना भी सिखलाना चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान के द्वारा भी सोचने की योग्यता विकसित होती है। यानी किस आयु के बच्चे हैं उसी के अनुसार उसको समस्या समाधान, यानी समस्या देंगे जिसको वो हल कर सके, उसका समाधान निकाल सके। जब उसका समाधान निकालेगा तो बच्चे उसके ऊपर सोचेंगे, उसके थॉट, उसका चिंतन जो है, थिंकिंग है, वो क्या होगा, डेवलप होगा। और ये काम सिर्फ शिक्षक का ही नहीं है, ये माता पिता का भी है। छोटे बच्चों को देखना चाहिए, मम्मी पापा भी क्या कर सकते हैं, इससे टास्क उसको दे सकते हैं जिससे बच्चों में क्या हो, थिंकिंग का विकास हो, और शिक्षक का भी है। नेक्स्ट है, बालकों को नवीन बातों की समय समय पर अर्थात उनकी आयु अनुसार जानकारी देनी चाहिए, नए नए बातों की जानकारी देनी चाहिए। किसी से भी, उससे शिक्षा से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, उसकी संस्कृति से रिलेटेड हो, उसके धर्म से रिलेटेड हो, इन सब नए नए चीज़ को जानकारी देना चाहिए। तो बालक उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में उसका क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगा, उसके बारे में प्रश्न करेंगे, सोचेंगे, उसका थॉट विकसित होगा। और ये दोनों काम जो है, ये शिक्षक का भी है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी है। तर्क और वाद विवाद की भी सोचने की योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, इनको भी सिखाने के अवसर देना चाहिए। तर्क और वाद विवाद जो है, कई बच्चों के बीच जो है वाद विवाद करवाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, एक दूसरे का तर्क के साथ उसका उत्तर देंगे, बच्चे सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे। इससे क्या होगा, उनका जो सोचने की शक्ति विकसित होगा। बालकों को ऐसा उद्दीपक पूर्ण वातावरण समय समय पर उपलब्ध करना चाहिए जिससे वे सोचने के महत्व को समझें और अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रदत्त वातावरण का लाभ उठा सकें। तो ये कई सारे पॉइंट्स था जिससे हम बालकों में सोचने का जो शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं, उसका तरीका को बदल सकते हैं कि बच्चे को और अच्छा थॉटफुल बना सकते हैं, जिससे वो और अच्छी तरह से सोच सके, अपनी सोच को विकसित कर सके। नेक्स्ट है सीखना, यानी लर्निंग, यानी अधिगम, यानी कोई भी चीज़ बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। हाँ, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी कोई भी चीज़ बच्चा को जानकारी प्राप्त हो रहा है, वो सीख रहा है, तो उसको हम लोग सीखना कहेंगे, उसका अधिगम कहेंगे, उसका हम लोग कहेंगे क्या, लर्निंग। सीख रहा है तो लर्निंग, इसके बारे में हम देखते हैं थॉर्नडाइक ने, या जो विभिन्न तरह के जो अलग अलग तरह के जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या कहा। पहले देखते हैं E.L. थॉर्नडाइक के बारे में। इन्होंने क्या दिया था, त्रुटि एवं प्रयास का जो सिद्धांत इसका बहुत ही फेमस है, जो ट्रायल एंड एरर का जो थ्योरी है जो थॉर्नडाइक का, तो ये थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने ही दिया था, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। तो थॉर्नडाइक एक क्या था, अमेरिकी वैज्ञानिक। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब हम किसी भी मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो किस देश से, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरह का भी प्रश्न पूछता है। थॉर्नडाइक क्या था, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, यानी वो अमेरिका देश से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने जो E.L. थॉर्नडाइक था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी स्टिम्युलस बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा।
यानी ट्रायल एंड एरर में उसने ये बताया कि हम किसी को उत्तेजना स्टिमुलस को यदि बढ़ा दें, स्टिमुलस यानी उद्दीपक जिसके प्रति क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे आप लोगों ने पढ़ा था जो साइंस में, एक पौधा है, पौधा को यदि हम खिड़की के पास में रख देते हैं तो थोड़ा दिन बाद देखते हैं कि पौधा क्या खिड़की से बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि उसके में जो स्टिमुलस का काम कर रहा है, सनलाइट जो है, यानी ताप जो सनलाइट की तरफ क्या कर रहा है वो झुक रहा है, यानी उद्दीपक का काम यहाँ कर रहा है सनलाइट। तो उद्दीपक ये हो गया, स्टिमुलस हो गया। अनुक्रिया मैंने रेस्पॉन्स यानी जो क्रिया उसके बाद किया, उद्दीपक के प्रभाव में जो क्रिया किया उसी को हम लोग यहाँ पे अनुक्रिया रेस्पॉन्स करेंगे। यानी कोई भी बच्चा इस उद्दीपक और ये अनुक्रिया करेगा बार बार तो कुछ ना कुछ वो जरूर सीखेगा, यानी करेगा, गलती होगा, बार बार गलती करेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ से गलती करके ही वो सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर। तो नेक्स्ट है, यह प्रयोग जो सिद्धांत जो दिया यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, यानी गलतियां होंगी, यानी एरर होगा, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। यही ये सिद्धांत बताता है, जो थॉर्नडाइक है उनका ये सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक ने इसके जो ट्रायल एंड एरर था इसको दिखाने के लिए क्या क्या एक प्रयोग किया, यानी इस क्या क्या एक बक्सा लिया, एक विशेष प्रकार का जो बक्सा है उसमें एक बिल्ली, भूखी बिल्ली को रख दिया उन्होंने, और बिल्ली को रख दिया, इस तरह से अरेंजमेंट किया। एक दरवाज़ा था इस बक्सा में छोटा सा, और एक लीवर लगा हुआ था इसमें, और सामने में क्या किया, यहाँ पे एक ड्राई जो मछली है, मछली रख दिया। तो बिल्ली ने देखा मछली को, वो भूखी पहले से, मछली को देखकर उसका भूख और बढ़ गया। तो यहाँ पे मछली जो है क्या कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है, उद्दीपक का काम कर रहा है। बिल्ली मछली को देखने के बाद उसको खाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको भूख लगा है, तो बार बार वो उछल कूद कर रही है, क्योंकि इसका तो सारे तरफ से बंद है, तो उछल कूद कर रहे हैं, बार बार उछल कूद करते करते उसका अचानक से क्या करता है, उसका पैर क्या करता है, लीवर पर पड़ जाता है। यानी ये क्या एक तरह का मान लीजिए बटन है, स्विच है, जैसे ही इस पर इसका पैर पड़ता है क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली आकर के वो मछली को खा लेती है। तो यहाँ पे जो बिल्ली अब जो काम किया वो क्या क्या था, अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स था उसका। तो पहले उसको क्या है, चूँकि भूखी है और उसको यहाँ पे सूखी मछली दिख रहा है, तो ये उद्दीपक का काम कर रहा है। बाद में उसका क्या हुआ, रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया हुआ। तो इसके बाद फिर से जब उसको बंद कर दिया गया, तो इसके बाद कई बार करने के बाद बिल्ली को पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, इसको दबाने से क्या हो रहा है, गेट खुल रहा है और वो जा करके उसको खा ले रही है। तो ये बार बार करते करते, पहले चूँकि उसको पता नहीं था कि ऐसा करने से ऐसा काम होता है कि गेट खुल जाता है, लेकिन वो कई बार करने के बाद वो सीख जाती कि कैसे गेट को खोलना है। तो यही क्या था, थॉर्नडाइक का क्या एक्सपेरिमेंट था। इस पर पूछा थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया, तो बिल्ली के ऊपर किया। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये बार बार यदि हम किसी चीज़ को प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम उस चीज़ को सीखेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। जब छोटे ये जो एनिमल्स है जिसमें ठीक से भाषा का ज्ञान नहीं है वो सीख सकता है, तो इंसानी बच्चे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, दो नियम दिया। दो नियम मतलब उसका एक है मुख्य यानी मेन नियम, जिसको प्राइमरी जो रूल्स है, मेन रूल्स या प्राइमरी रूल्स कहेंगे, और एक क्या है, गौण नियम है यानी सेकेंडरी रूल्स है। तो मुख्य नियम जो प्राथमिक नियम था उनका, थॉर्नडाइक का प्राथमिक जो प्राइमरी रूल्स है, प्राइमरी रूल्स में भी उसने क्या किया, तीन प्रकार का, यानी प्राइमरी रूल्स को तीन भागों में बांटा है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि उसने कौन सा नियम दिया था। एक है तत्परता का नियम, तत्परता यानी लॉ ऑफ रीडीनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, लॉ ऑफ रीडीनेस यानी तत्परता का नियम है। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि बालक किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर है, तैयार होते हैं, तत्पर या तैयार होते हैं, तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेता है। अर्थात यानी बालक करना चाह रहा है, यानी उसको इच्छा है, उसके भीतर क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को करने की, तो बालक क्या करेगा, उसको बहुत ही जल्दी सीख लेगा, क्योंकि वो करना चाह रही। इसी को कहते हैं रीडीनेस या तत्परता के नियम। और बच्चे भी ऐसा ही है, कक्षा में ऐसा ही करता है। और जिस काम को बालक नहीं करना चाह रहा है, उसमें तत्पर नहीं है, यानी उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी हम उसको वो काम दें, तो बालक क्या करेगा, उसको नहीं करना चाहेगा और काम को वो नहीं सीखेगा। यह है तत्परता का नियम जो है। तो तत्परता के नियम में जब हम देखते हैं बालक तैयार है जिस काम को सीखने के लिए, और वही काम उसको हम दे दिए करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, उसको संतुष्टि मिलेगा और काम बहुत जल्दी कर लेगा। लेकिन ये एक बार और देखते हैं कि बालक क्या है, तत्पर है, लेकिन हम उसको वो काम नहीं दिए जो वो करना चाहता है, हम दूसरा काम दे दिए, इसमें क्या होगा, उसमें खीज उत्पन्न होगा,
यानी वो उसमें गुस्सा आएगा, वो करना नहीं चाहेगा, यानी असंतुष्ट होगा, क्योंकि उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और एक देखते हैं कि यदि बालक क्या है तैयार नहीं है और ऐसा काम दिए जो करना ही नहीं चाहता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी बालक का क्या होगा, खीज उत्पन्न होगा। तो हमें कक्षा में क्या करना है, ऐसे तरीका ढूंढना है, ऐसे कार्य ढूंढना है। तो पहले हमको ये पता लगाना चाहिए कि बालक किस चीज़ में रुचि ले रहा है, किस चीज़ को करने के लिए बालक तत्पर है, वही चीज़ हम लोग को करना चाहिए, जिससे बालक में क्या अधिगम यानी लर्निंग का जो प्रोसेस है बहुत सुगमता से हो सके और कुछ सीख सके। मान लीजिए अभी के क्लास चल रहा है, बालक क्या कर रहा है, जो फर्स्ट में क्लास लेने और बालक मैथ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम उसको मैथ ही करवा रहे, नहीं हमारा तो मैथ का क्लास, हम मैथ ही करवाएंगे, आपको सीखना पड़ेगा। तो बालक तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, तो बालक को करवाएंगे, क्या होगा, सही से क्या करेगा, उसका अधिगम यानी लर्निंग जो है नहीं हो पाएगा, सही से उसको वो थॉट क्रिएट नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पा पाएगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी उसको, और वो सही से नहीं कर पाएगा। दूसरा जो नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, उसका जो प्राथमिक जो नियम है उसमें एक क्या है, अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि बालक किसी कार्य को बार बार करता है तो उस कार्य में क्या होता है, अन्य सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक निपुण हो जाता है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम है, यही एक कारण है। तब देखते हैं कक्षा में कोई बच्चा क्या है बहुत आगे निकल गया है, बहुत कुछ सीख गया है, कोई बच्चा क्या है नहीं कर पा रहा है। यही है कि एग्जाम में या उसकी जो सफलता है, जो टेस्ट होते हैं, जो असेसमेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत सफल होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं। यही एक कारण है अभ्यास यानी एक्सरसाइज। जो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, यानी बार बार अभ्यास कर रहा है, तो उस कार्य में वो निपुण हो जाता है, उसका वो कार्य कंठस्थ हो जाता है, उसके स्मरण में बैठ जाता है, सेव हो जाता है। और जो अभ्यास नहीं करता है वो क्या करता है, कुछ दिन बाद उस चीज़ को भूल जाता है। तो ये है अभ्यास का नियम। तो बच्चों को भी क्या करना है, अभ्यास कराते रहना है बार बार। क्लास में भी शिक्षक का भी ये दायित्व है कि बच्चे को अभ्यास कराते रहना, जिससे क्या हो, उसको रिकॉल करे और उसको वो याद रहे। तो नेक्स्ट है अभ्यास के जो नियम है, इसके भी दो उप नियम बताए गए हैं। एक है उपयोग का नियम, उपयोग का लॉ ऑफ यूज होता है, और एक है अनुपयोग का नियम यानी लॉ ऑफ डिसयूज। तो उपयोग और अनुपयोग, तो उपयोग में क्या है, इस नियम का तात्पर्य अभ्यास कुशल बनाता है। यदि किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो बालक उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। यानी किसी चीज़ का अभ्यास वो बार बार कर रहा है तो उसमें क्या होगा, कुशल हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूज। और अनुपयोग का नियम है, इस नियम का अर्थ है कि यदि बालक सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं, यानी आज आपने कक्षा में क्या किया, बच्चे को नया चीज़ सिखाया और बच्चे सीख भी गए, लेकिन यदि उसका अभ्यास वो बार बार नहीं करेगा तो 8 दिन 10 दिन 1 महीना के बाद बच्चे उस चीज़ को भूल जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपयोग का नियम। यानी बच्चे ने उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, बच्चे के लिए अनुपयोग हो गया, यानी बच्चे उसको भूल जाते हैं। ये दूसरा नियम था अभ्यास का। अभ्यास का भी 2 नियम हो गया, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। इसके बाद जो है थॉर्नडाइक का जो प्राथमिक नियम था, प्राइमरी लॉ, उसमें जो तीसरा नियम जो है वो है प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ क्या है, इफेक्ट है। जो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट, इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी, संतोष असंतोष का नियम भी आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ जो इफेक्ट है, इसको संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति दोहराता है। यानी व्यक्ति किसको अभ्यास करेगा, किस कार्य को अभ्यास करेगा तो सीखेगा, तो उसमें कुशल होगा। तो कैसे कार्य को बच्चे क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, या व्यक्ति अभ्यास करेगा जिसमें उसको संतुष्टि मिलती है, ऐसा कार्य जिसको आनंद प्राप्त होता है उसे करने से, उसी काम को बार बार करेगा। ऐसा काम नहीं करेगा जिसको करने से उसे कष्ट प्राप्त हो, जिससे करने से उसका चिंता बढ़ जाए, जिसके करने से उसे खीज उत्पन्न हो, उससे वो दूर भागेगा। जिसको करने से उसे बोरियत उत्पन्न हो, उससे वो दूर भागता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं, क्योंकि उसको करने से उसको बोरियत महसूस होता है, संतुष्टि नहीं मिलता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाता है। यही है लॉ ऑफ जो इफेक्ट है। तो बच्चों को ऐसे कार्य देना चाहिए समय समय पर जिसमें उसको क्या आनंद आए, जिसमें उसको संतुष्टि मिले। तो बच्चे उसको बार बार क्या करेंगे, दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, तो क्या करेंगे, उसमें कुशल हो जाएंगे और सीखेंगे। ये था थॉर्नडाइक का जो प्राइमरी रूल्स था, जो मेन रूल्स था, उसका 3 था नियम, और उसका अंत है क्या, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट जो उसने दिया था सेकेंडरी, जो उसका सहयोगी रूल्स है,
थॉर्नडाइक के सीखने के जो सहयोगी नियम है यानी एसोसिएटिव रूल्स जो है, उसमें पहला है मानसिक स्थिति का नियम, यानी पहला जो 3 था वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो ये है, दूसरे में मानसिक स्थिति का नियम है लॉ ऑफ मेंटल स्टेट। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा, और यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीखेगा। इसका अर्थ हुआ कि बच्चे जो हैं, हम क्लास से जोड़ कर देखेंगे, शिक्षण और अधिगम से जोड़ कर देखेंगे इसको, बच्चे उसी कार्य को करेगा ये सीख पाएगा जल्दी से यदि वो मानसिक रूप से तैयार हो, चाहे किसी भी कारण से उसके मानसिक स्थिति से तैयार नहीं तो सीखने में असुविधा महसूस कर। जैसे आजकल के बच्चे क्या रात को देरी से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और क्या होता है कक्षा में उसे नींद आती है और मानसिक रूप से इसका मतलब वो तैयार नहीं है, वो आलसपन आ रहा है, तो क्या होगा जब उसे नींद आ रही है तो आप कितना भी उसको समझा लिए उसके दिमाग में कुछ भी नहीं ढुकेगा और कुछ वो समझ नहीं पाएगा, यानी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसके अलावा भी थकावट हो या कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया या कहीं पे कुछ हो गया, उस बच्चे के दिमाग में यदि ये घूम रहा है तो आप कितना भी उसको जब बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है। ये भी देखना जरूरी है कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं है कक्षा में, तब उसको क्या करना है, लर्निंग और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो शुरू करना है। साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंज जो है, इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद जो है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया यानी लॉ ऑफ पार्शल एक्शन है। थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रिया को करके समस्या का हल ढूंढने लेने को ही आंशिक क्रिया का नियम बताया, यानी कोई भी समस्या है यदि बहुत बड़ा है तो बताया कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, यानी आंशिक मतलब एक अंश यानी एक टुकड़ा, यानी छोटे छोटे भागों में बांट कर उसका हल करना, हल करते करते उस पूरे समस्या का क्या है, हल निकल आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पार्शल एक्शन। बहु प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिएक्शंस, यह नियम प्रयत्न एवं भूल पर क्या है, आधारित है। यह प्रयत्न और भूल पर आधारित है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करता है और तब तक करता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। यानी बहु प्रक्रिया मतलब एक ही चीज़ को वो बार बार करता है, उसका गलती होगा फिर उसको करने की कोशिश करेगा, फिर गलती होगा फिर नया तरीका खोजेगा, फिर नया तरीका खोजेगा, इस तरह से करते करते उस समस्या का वो समाधान निकाल लेता है और वो सीख लेता है। इसके बाद है समानता का नियम यानी लॉ ऑफ इक्वलिटी, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण का सूत्र भी इसी नियम पे आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी इसके नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है, यानी कोई भी समस्या उसके सामने उत्पन्न हुआ बच्चों के सामने और क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को पहले जो समस्या उसके जीवन में आ चुका है उससे वो रिलेट करता है, उस समस्या के साथ इस नई समस्या को जोड़ता है और उसका समाधान करने की कोशिश करता है। शिक्षण में भी ऐसा ही है, यदि हम उसको कोई एक प्रश्न देते हैं और उसको रिलेट करता है पीछे के पूर्व ज्ञान से कि उसको उसने पूर्व में कैसे हल किया था, ये भी उसी तरह से हल होगा, उसको रिलेट करके देखता है और उसे समाधान करता है। इसी को कहते हैं समानता के नियम, लॉ ऑफ इक्वलिटी। इसके बाद है जो पेवलव का जो क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ जो पेवलव है, इसके बारे में आईपी पेवलव जो था एक रूसी शरीर वैज्ञानिक था, रूसी था यानी रूस के ये निवासी थे। आईसी जो पेवलव है, आईपी पेवलव, जिन्होंने अध्ययनों के दौरान लार्मय अनुबंधन यानी सैलिवरी कंडीशनिंग की घटना का अध्ययन किया और इससे संबंधित सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। पेवलव के सीखने के इस अनुबंध सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। यह प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या टाइप एस अनुबंध कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई
स्वाभाविक उद्दीपन यानी अनकंडीशनल और अनकंडीशनल स्टिमुलस या इसको यूसीएस भी कहते हैं, सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है। स्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या रहा है, यूसीएस आप याद रखिएगा, अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है इसने दिया था पेवलोव ने। जैसे बताया गया जो गर्म बर्तन छूते ही क्या होता है, हाथ खींच लेना, ये क्या है, इसमें उद्दीपन जो था क्या था, आपका जो गर्म बर्तन है अनकंडीशनल यानी उसको पता नहीं है, जैसे हाथ उसमें टच हुआ क्या करता है, हाथ को अपने आप पीछे खींच लेता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार पेवलोव का निष्कर्ष यह है कि यदि तटस्थ उद्दीपन को किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ बार बार उपस्थित किया जाता है तो तटस्थ उद्दीपन के प्रति व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति करता है। जैसे उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था पेवलोव ने, जो एक कुत्ते पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ता और घंटी का जो ये एक्सपेरिमेंट है। पहले क्या करता है, एक कुत्ता है, इस कुत्ता को रखता है और जैसे ही घंटी बजाता है उसके बाद कुत्ते को क्या करता है, तुरंत खाना दे देता है। यही क्रिया वो बार बार कर रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता है उसके सामने, फिर घंटी बजा रहा है, उसको फिर क्या कर रहा है, तुरंत खाना दे रहा है। इस तरह से देख रहा है कि जैसे ही घंटी बजा रहा है कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। दूसरे बार जब कई बार करने के बाद वो क्या करता है, सिर्फ घंटी बजाता है और कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाता है, यानी भोजन के बिना ही। इसमें यह बताया गया कि पहले उसने क्या किया, उसके लिए उद्दीपन जो था, जैसे खाना है उसका उद्दीपक का काम, स्टिमुलस का काम कर रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो उसके मुंह में लार आ रहा था खाना देख करके। लेकिन बाद में क्या किया, यही जब क्रिया बार बार दोहराया गया जो स्वाभाविक था, तो इसके बाद घंटी बजते ही यानी कुत्ते के समझ में ये आ गया कि जब घंटी बज गया है तो उसके सामने उद्दीपन नहीं है, यानी खाना नहीं है, फिर भी उसके मुंह में लार आ गया क्योंकि उसको पता है कि अब खाना मिलने वाला है। तो इसी तरह से प्रति व्यक्ति वैसे ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति वो करता है, यानी जिस उद्दीपन के प्रति पहले कर रहा था उसके प्रति वो अभी भी करना सीख लेता है। इसके बाद देखते हैं बीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, इसके बारे में। जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर, यानी कहाँ से था, अमेरिका से बिलोंग करते थे, किया गया था। एफ स्किनर ने जो यहाँ पे बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर जोर दिया। इसके पहले जो आपने देखा वहाँ पे पहले किस पे दिया गया था, स्टिमुलस पे जोर दिया गया था, लेकिन बीएफ स्किनर ने पहले रिस्पॉन्स जो अनुक्रिया है उस पर जोर दिया। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि किस तरह से रिस्पॉन्स होता है। इसमें एक पिंजरा लिया, इस पिंजरे में क्या किया, एक चूहा को बंद कर दिया और इसमें एक इस तरह का बटन लगाया कि बटन दबते ही क्या हो, वहाँ से खाना निकलता है या खाना उस चूहा को मिलता है। इस तरह से चूहा इधर उधर कूदता है, कूदते कूदते उसका हाथ जो है बटन पे पड़ जाता है और बटन पे पड़ते ही क्या होता है, लीवर के द्वारा है वो खुल जाता है और क्या होता है, चूहे को खाना मिलता है। तो इस तरह से बार बार जब वो करता है तो चूहे को ये पता लग जाता है कि बटन दबाते क्या हो रहा है, उसको खाना मिल रहा है। तो इसमें क्या है, जो उसका जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस अर्थात क्या है, जो खाना उसका जो स्टिमुलस है, उद्दीपक का काम कर रहा है, वो उससे छिपा हुआ है, उसको पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन उसको ये पता है, यानी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करने से उसका जो स्टिमुलस है वो उसको सामने आ जाता है, यानी वो रिस्पॉन्स कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, बटन को अब वो दबा रहा है, जाके उसको बार बार क्या है, उसको खाना मिलता रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या क्या है, जो बताया गया कि अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो पहले वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, तब उसका जो स्टिमुलस है वो आ रहा है। तो बीएफ स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया, इसके अलावा भी उसने कई चीज़ों पे, कबूतर पे या अलग अलग एनिमल से प्रयोग किया, लेकिन चूहा वाला जो उसका एक्सपेरिमेंट है ज़्यादा फेमस है। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, यानी पहले क्या है, अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है।
यानी इसमें देखा कि चूहे ने पहले क्या किया, बटन को दबाया, फिर उसका क्या उसको खाना मिला। यानी बटन दबाना ये क्या उसका अनुक्रिया है, और उसको जो खाना प्राप्त हो रहा है वही क्या उसका स्टिमुलस यानी उद्दीपन या उद्दीपक है। तो जैसे जैसे पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन विशेष महत्व देता है। यानी चूहे को जिस तरह से जैसे ही दबा उसको खाना मिल गया, फिर दबा और खाना मिल गया, उसका क्या है रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन बढ़ता चला गया, और चूहा बहुत ही जल्दी सीख गया कि इसको दबाने से उसको खाना मिलेगा, इस बात को उसने समझ लिया। तो ये था BF स्किनर का चूहे का प्रयोग, चूहे पर जो उसने प्रयोग किया। तो स्किनर द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है वो दो प्रकार का उन्हें बताया। जो पहला जो है इसमें से प्रतिवादी अनुक्रिया, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, यानी प्रतिवादी अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा जिसका स्वरूप क्या होता है अनैच्छिक होता है। दूसरा था क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, ऑपरेंट रेस्पॉन्सेस। ये इस तरह से भी पूछा है कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का प्रतिपादन किसने किया था, आपको याद रखना है तो क्या हो जाएगा BF स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो एक अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा जिसका स्वरूप ऐच्छिक होता है, जैसे टहलना है, बातचीत करना है इत्यादि। इसके बाद उसने जोर दिया था पुनर्बलन पे, रेनफोर्समेंट पे। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपन से होता है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। यानी पुनर्बलन को उन्होंने दो भागों में बांटा है। तो ये पुनर्बलन ने बताया जो तात्पर्य ऐसे उद्दीपन से होता है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। यानी ऐसा उद्दीपन जो भविष्य में होगा। यानी आपको मान लीजिए जैसे है आप कोई काम कर रहे हैं, आपको बताया कि आप ये काम करो आपको ये इनाम मिलेगा। यानी जो उद्दीपन है, जो इनाम है वो आपको बाद में मिलेगा, पहले आप ये काम करो। इसको कहते हैं हम लोग को जो रेनफोर्समेंट एंड पुनर्बलन। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको बताया गया कि आप फाइनल एग्जाम फर्स्ट डिवीजन से पास करो, हम आपको साइकिल दिलवा देंगे, हम आपको घड़ी दिलवा देंगे। तो जो है वो बाद में मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। जो उद्दीपन है आपका, जो स्टिमुलस है भविष्य में मिलने वाला है, उसके लिए आप अभी से काम करना शुरू कर देते हैं। यानी आपको जो रेनफोर्समेंट है यानी पुनर्बलन है वो मिलना शुरू हो जाता है। इसका भी जो दो पार्ट है, एक है धनात्मक पुनर्बलन, जैसे पुरस्कार है, भोजन है, पानी है इत्यादि है, ये होता है धनात्मक पुनर्बलन। यानी ये सब चीज़ आपको जब मिलता है, यानी अच्छे पुरस्कार की जब आपको बात कही जाती है तो आपका काम करने की स्थिर बढ़ जाता है, मन रहने लगता है। उसके बाद जो भोजन है, अच्छा भोजन मिले या भोजन मिलेगा ऐसा करो, ये काम करने के बाद ही खाना मिलेगा, तो भी आपका काम का स्पीड बढ़ जाता है, संतुष्टि आती है। इसी तरह से जो है एक होता है इसका ऋणात्मक पुनर्बलन, यानी तीव्र रोशनी है, तीव्र आवाज़ है, बिजली है का झटका है, दंड है, ये सब का करने से क्या होता है नेगेटिविटी उत्पन्न होता है। इसी के लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट है पुनर्बलन अनुसूची, वो था पुनर्बलन और ये भी है पुनर्बलन अनुसूची यानी शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन अनुसूची से तात्पर्य एक ऐसी योजना से होता है जिसमें यह उल्लेख रहता है कि कितनी अनुक्रिया करने के बाद या कितने समय के बाद व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाएगा, यानी कितना काम करेगा, कब उसको देना है। इसके भी दो भाग हैं, जैसे आंशिक पुनर्बलन है और एक है सतत पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन यानी पार्शल रेनफोर्समेंट जो है, इस पुनर्बलन में किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है तथा किसी अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन नहीं भी दिया जाता है। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि जब बच्चा काम कर रहा है, क्लास में भी है या कहीं भी है, मैंने काम कर रहा है, उसको हमने एक पुरस्कार दिया, गिफ्ट दिया, लेकिन बार बार उसको नहीं देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। कभी उसको हम लोग शाबाशी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, यही क्या कहलाता है आंशिक पुनर्बलन। यानी सभी समय हम एक ही काम के लिए या किसी काम के लिए बार बार उसको पुरस्कार नहीं देते हैं। दूसरी तरफ है सतत पुनर्बलन यानी कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट। इस अनुक्रिया में प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, यानी प्रत्येक क्रिया के बाद उसको क्या कर रहा है, पुरस्कार हो चाहे गिफ्ट हो, कुछ भी हो, उसको क्या कर रहे हैं, देते हैं। ये था। इसके बाद भी है कुछ जो सिद्धांत है, जैसे सीखने का प्रबलन सिद्धांत है।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सीएल हल, किसने किया था? सीएल हल द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की जो है पूर्ति की प्रक्रिया है। तो आपको याद रखना है जो सीखने का जो प्रबलन सिद्धांत है किसने दिया था? सीएल हल ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमर है, कोफ्फा है तथा कोहलर ने किया था। 3 जो मनोवैज्ञानिक है उसका नाम है, आपको याद रखना है। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ को दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है। यानी कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए अपने आप सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। अर्थात क्या है, बच्चा क्या रहा है, बच्चा में सूझ यानी समझ उत्पन्न हो जाती है। कुछ कार्य क्या दूसरे को देख लिया, कुछ अपने से कर रहा है, देखते देखते बच्चा सीख लिया, उसमें समझ आते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। इसके बाद है बच्चे विद्यालय उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होते हैं। बहुत सारे बच्चे असफल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जिसका असेसमेंट बहुत अच्छा होता है, अव्वल होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। इसका कई सारा कारण है बच्चों के असफलता का, यानी विद्यालय परिवेश में बच्चे असफल क्यों हो रहा है। इसका क्या कारण है? इसका जो पहला कारण है वो है अभ्यास की कमी। यानी हम लोग देखा लैक ऑफ जो प्रैक्टिस है, यानी जो बच्चा अभ्यास नहीं करता है वो बच्चे क्या होते हैं, जो सीखा हुआ चीज़ भी भूल जाता है। यानी बच्चों ने क्या किया, क्लास के दौरान जब क्लास हो रहा है उस समय सीखा, टीचर ने जो सिखाया, शिक्षक सिखाया वो सीख लिया है, लेकिन क्या हो रहा है, उसको अभ्यास नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, कुछ दिन में उसके दिमाग से वो चीज़, उसकी स्मृति से वो चीज़ निकल जाएगा और उसको भूल जाता है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चा अभ्यास कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो उस चीज़ में कुशल हो जा रहा है। तो इसीलिए शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चों को वो अभ्यास बार बार कराए। यानी जो कार्य उसने आप बच्चों को आज सिखा दिया, ये चाहिए कि आप उसको बार बार उसका अभ्यास कराएं, कुछ दिन बाद कुछ अंतराल पे उसका अभ्यास कराते रहना चाहिए। इसके बाद है दूसरा जो कारण, तत्परता की कमी। तत्परता, लैक ऑफ रेडीनेस। बच्चे यदि तत्पर नहीं है, यानी तैयार नहीं हैं, तो क्या होगा, वो असफल होंगे। यानी बच्चे तैयार नहीं है तो सीखेगा नहीं, यानी जो आप करवा रहे हैं वो नहीं सीख पाएगा, और जब बच्चे नहीं सीख पाएगा तो वो असफल होंगे। इसका मुख्य कारण है तत्परता। यानी बच्चों को, इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए, कक्षा में पहले ये देखना चाहिए कि बच्चे तत्पर है या नहीं, यानी बच्चे सीखने के लिए तैयार है या नहीं। आप जो शिक्षण अधिगम करवा रहे हैं तो पहले बच्चों को तैयार करना है सीखने के लिए। यानी उसको चाहे तो आप मोटिवेट कर सकते हैं विभिन्न तरीके से, उसको तैयार कीजिए। उसके बाद उसको जो मेन काम है जो शिक्षण अधिगम का, वो करना चाहिए। ये भी एक कमी है, जो कमी है तत्परता की, जो बच्चे विद्यालय में असफल होते हैं। इसके बाद है अनुकूल वातावरण। यदि उसका वातावरण अनुकूल नहीं है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, असफल होंगे। अनुकूल वातावरण कहने से तात्पर्य आपका कक्षा का वातावरण हो, ऐसा भी अनुकूल होना चाहिए, या घर का वातावरण। हर जो है वातावरण, सभी वातावरण बच्चे के अनुसार हो, जैसा सामाजिक वातावरण हो। यदि सामाजिक वातावरण और जो घर का वातावरण सही नहीं होगा, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, और मानसिक स्थिति बच्चे की सही नहीं होगी तो कक्षा में सही से अधिगम या लर्निंग का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो यही हमको देखना है। और जो कक्षा का वातावरण है वो भी, चूँकि हमारे यहाँ पे जो क्लास है, जो समावेशी कक्षा है, हमारी कक्षा में बहुत तरह के बच्चे हैं, विभिन्न आयु के बच्चे भी रहते हैं एक ही कक्षा में, विभिन्न धर्म के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। हम सभी को ध्यान में देखना है कि बच्चे का जो है क्या कमी है, यानी कक्षा का जो वातावरण है उसके अनुकूल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। या कैसे उसको किस चीज़ में असुविधा महसूस हो रही है, क्या उसके सहपाठी से असुविधा हो है, या उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या उसको सुनने में समस्या हो रहा है। सारा इन्वायरमेंट क्या है, अनुकूल उसके लिए क्या करना है, वातावरण बनाना है। यदि ऐसा नहीं है तो बच्चे क्या होंगे, सही से लर्निंग प्रोसेस नहीं कर पाएगा और वो असफल रहेंगे। इसके बाद जो है बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही जरूरी है। यदि बच्चे क्या है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ने के कारण क्या हो रहा है, उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहेगा, वो सही से एक्टिव नहीं हो पाएगा, उससे कक्षा में आलस आएगा, नींद आएगा, या असुविधा महसूस करेगा, या दर्द होगा, यानी स्वास्थ्य उसका सही नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो स्कूल मिस करेगा, यानी कक्षा जो विद्यालय नहीं जाएगा,
बहुत दिन तक विद्यालय से दूर रहेगा, शिक्षण से दूर रहेगा, पढ़ाई से दूर रहेगा, तो बच्चे का असफलता के बहुत बड़ा कारण है। और मानसिक स्वास्थ्य भी उसका बहुत कारण है, यानी बच्चों में मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अध्यापक की शिक्षण विधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी बच्चे जाते हैं स्कूल में, यानी विद्यालय में, वहाँ पे कौन रहता है? शिक्षक होता है। और शिक्षक जो है उसका जो शिक्षण विधि, क्योंकि शिक्षक ही डायरेक्ट जुड़ा होता है बच्चों से, यानी उसको ऐसी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए जिससे बच्चे को समझ में आए, उसको समझ सके। यदि बच्चा सही से नहीं समझ रहा है, यानी शिक्षक का जो समझाने का तरीका है वो सही नहीं है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको समझाने का, क्योंकि बच्चा का जो लर्निंग प्रोसेस है वही सही नहीं है, सही नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। और बच्चे जब नहीं सीखेंगे तो ये उसकी असफलता का कारण बनेगा। यानी शिक्षक का जो शिक्षण विधि है वो सही होना चाहिए, जो चाइल्ड है यानी बच्चा है, जो बालक है, उसके अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिकूल भावना, यानी होस्टाइल जो सेंटिमेंट है ये भी है। उसके बाद है विद्यालय छोड़कर भाग जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय छोड़कर भाग जाते हैं। कक्षा चल रहा है, टिफ़िन हो गया, जो इंटरवल में क्या हुआ, निकल के घर चला गया, बाहर खेलने चला गया, उसके बाद वाली कक्षा को अटेंड नहीं किया, तो वहाँ जो कक्षा में जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, बच्चे को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो आया ही नहीं था, उपस्थित ही नहीं था। नेक्स्ट डे इस तरह से वो बार बार कर रहा है, तो बहुत सारे जो शिक्षण है, जो बहुत सारे जो तरीका जो बताया कक्षा में, जो सिखाया गया, जो अधिगम हुआ, वो बच्चे को समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ बच्चा उपस्थित ही नहीं था, यानी विद्यालय में था ही नहीं, कक्षा में था ही नहीं। अतः क्या होगा, ये उसकी असफलता का कारण बनता है। तो इस तरह से उचित प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की भी कमी होती है। यानी बच्चे जब इस तरह के काम कर रहे हैं, यानी विद्यालय छोड़कर भाग रहे हैं, प्रतिकूल भावना है या बहुत सारे जो कारण हैं, और ये उसको सही तरह से प्रेरणा नहीं मिल पा रहा है, सही तरह से उसको मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा है कोई, तो क्या होगा, बच्चों का जो असफलता कारण बताए। यानी बच्चे क्या है, जो उसकी सोच बदलती है, उसकी परिस्थिति बदलती रहती है, तो समय समय पर मार्गदर्शन करना, समय समय पर उसको उचित परामर्श देना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्या हो, सही रास्ता पर चले और शिक्षण अधिगम कार्य पूरा करे। ये कार्य शिक्षक भी करते हैं और जो माता पिता हैं वो भी कर सकते हैं। बालक की बौद्धिक क्षमता, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि जो बालक बौद्धिक क्षमता, जिस बालक का अच्छा होता है, वे बहुत अच्छा लर्निंग या अधिगम कर सकते हैं। जिस बालक की बौद्धिक क्षमता कम होती है, उससे अधिगम में बहुत ही कठिनाई होती है, और इसी कठिनाई के कारण उसकी असफलता का कारण बन जाता है। ये बहुत सारे क्या थे, जो रीजन है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो बच्चे जो विद्यालय परिवेश में क्या हो रहे हैं, असफल हो जाते हैं, असेसमेंट में सही परिणाम नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, इन सारी चीज़ जिसमें अच्छा है वो क्या है, उसको कर पाते हैं। अगर आपको हमारी ये कक्षा पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि इसमें क्या कमी है, क्या सुधार करना है, आपको और क्या चाहिए इससे रिलेटेड। धन्यवाद।